Hey dear students, welcome back to part 2 of a chapter 1 basic concepts in economics। बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स है जिसको देख लिया है। वांट्स क्या होती है, नीड क्या होती है, वांट्स को अलग अलग तरीके से हमने क्लासीफाई करके देख लिया है कि हर इंसान की पर्सन टू पर्सन वांट जो है वो डिफर करती है। आज जो हम देखने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही हिस्सा है जो कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती है। तो प्रोडक्शन में कौन सी सारी चीज़ें हैं ऐसी या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। ओके, जब हम बात करते हैं अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी जो आपको सेटिस्फाई कर सके, लेकिन वो कमोडिटी को प्रोड्यूस भी तो करना होगा, बनाना भी तो होगा। तो वो यूटिलिटी जो क्रिएट करता है वो कौन करता है? प्रोडक्शन करता है। There are 4 factors of production such as land, labor, capital and entrepreneur। यानी कि factors of production 4 है और ये 4 बहुत ही ज़रूरी है। क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। यानी किसी भी कमोडिटी को बनाने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए इन 4 फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। अब आप बोलेंगे रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, वो बात की बात है, उन सब की तो ज़रूरत हमको है ही, लेकिन उसके अलावा जो प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है कि अगर ये ना हुआ तो आपका प्रोडक्शन होगा ही नहीं, तो वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो है हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, LLCE। इसको याद रखना है आपको। ओके, अब इसमें एक और चीज़ याद रखना, जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं और नॉन प्रोडक्टिव चीज़ों की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है एक्टिविटीज़ विच आर कैरिड आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ चैरिटी, हॉबी और इन जनरल। वो एक्टिविटीज़ जो चैरिटी के लिए की गई हो, वो काम जो चैरिटी देने के लिए किया गया हो, हॉबी हो आपकी, या फिर उसके अलावा इन जनरल आपने कोई काम किया हो, where there is no monetary exchange are considered unproductive। जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है किसी भी एक्टिविटी में, वो अनप्रोडक्टिव होता है, वो प्रोडक्टिव नहीं होगा। जहाँ पैसा इन्वॉल्व होगा वो ही प्रोडक्टिव होगा। नो मॉनेटरी एक्सचेंज को हम क्या बुलाएंगे? अनप्रोडक्टिव। इन द सेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, दो दे मे बी एडिंग इमेंस वैल्यू टू लाइफ। भले ही किसी के लाइफ में वो कितनी ही वैल्यू क्यों ना ऐड कर रहा हो, बावजूद इसके हम क्या करेंगे? हम उसको काउंट जो है वो नहीं करते हैं प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में, वो नॉन प्रोडक्टिव होती है। शुरुआत करते हैं हम अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ में। सबसे पहला जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारा वो है लैंड। लैंड इन इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें लैंड की, तो इज़ अ वाइड टर्म, बहुत ही बड़ा ह्यूज टर्म है इकोनॉमिक्स में। वो एक नेचुरल फैक्टर है, किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए एक नेचुरल फैक्टर होता है। एनी नेचुरल रिसोर्स दैट इज अवेलेबल ऑन, अबाव एंड बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ। यानी लैंड हम किसको बोलते हैं? अबाव द सर्फेस ऑफ द अर्थ या बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं अवेलेबल लैंड, यानी अर्थ के ऊपर या अर्थ के सरफेस के नीचे, उसको हम बुलाते हैं लैंड इकोनॉमिक्स में। एग्जाम्पल, मिनरल्स विच आर फाउंड बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ज़मीन में हमको क्या मिलते हैं? मिनरल्स मिलते हैं। ज़मीन में हमको मट्टी मिलती है, ग्राउंड वाटर मिलता है, पानी मिलता है। एयर, सनशाइन, विंड, ये हमको कहाँ मिलते हैं? अबाव द सरफेस ऑफ द अर्थ मिलते हैं। लैंड अर्न्स रेंट इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी। तो इसीलिए लैंड के लिए हमको क्या देना होता है? रेंट पे करना होता है। अगेन, लैंड क्या होता है इकोनॉमिक्स में? वो सारी चीज़ें या वो नेचुरल रिसोर्स जो अवेलेबल है, कहाँ अवेलेबल है? अर्थ के सरफेस के ऊपर या अर्थ के सरफेस के नीचे। नीचे क्या मिलता है हमको? मिनरल रिसोर्सेस मिलते हैं, उसके साथ साथ हमको मिलता है सॉइल, वाटर, ये हमको अर्थ सरफेस के नीचे मिलता है। अर्थ के सरफेस के ऊपर हमको एयर मिलता है, सनशाइन मिलता है, राइट? तो ये हमारे अबाव द सरफेस ऑफ द अर्थ है। तो इन दोनों के बीच में जो है वो हमारा अर्थ का वो सरफेस जो है उसको हम बुलाते हैं लैंड, उसको हम बुलाते हैं लैंड। आई होप वी आर वेरी मच क्लियर। अब लैंड जो है वो क्या अर्न करता है? रेंट अर्न करता है, किसके लिए? प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए। यानी जहाँ पर भी आपको अपना बिजनेस करना है, आपने लैंड लिया है, आपको उसका रेंट जो है वो पे करना है। नेक्स्ट इज लेबर। लेबर इज अ ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब लेबर क्या है? ह्यूमन फैक्टर है प्रोडक्शन का। एनी फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स अंडरगॉन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टू अर्न द रिवॉर्ड ऑफ वेजेस। यानी आपने एक तो फिजिकली शारीरिक ताकत लगाई है, उसी के साथ साथ मानसिक ताकत भी लगाई है, अपनी शारीरिक ताकत लगाई है, मानसिक ताकत का भी इस्तेमाल किया है किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में। कौन सी एक्टिविटी? यहाँ पर प्रोडक्शन की बात चल रही है। और उसके बदले में आपको मिलता है वेज। उसके बदले में आपको क्या मिलता है? वेज। तो उसको हम कहलाते हैं लेबर। एग्जाम्पल हो गया कारपेंटर, फिजिकल एक्टिविटी भी परफॉर्म कर रहा है, मेंटल एक्टिविटी भी परफॉर्म कर रहा है। अकाउंटेंट फिजिकल भी परफॉर्म करता है, मेंटल भी परफॉर्म करता है, बदले में उसको उसकी पगार जो है वो मिल जाती है। सेम गोज फॉर इंजीनियर या फिर आपके टीचर हो गए। तो ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, फिजिकली भी, मेंटली भी, जिसके लिए उनको उनका वेज जो है वो मिलता है, तो उनको हम कहलाते हैं लेबर।
ओके तो लैंड जो है उसको रेंट मिलता है, लेबर को क्या मिलता है, वेजेस मिलता है। फिर आते हैं हम कैपिटल पे। कैपिटल इज अ प्रोड्यूस्ड मीन्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन। अब आगे प्रोडक्शन करने के लिए हमको कैपिटल की भी तो जरूरत है, जो कि एक मैन मेड फैक्टर होता है। अब इसके अंदर तुम्हारे पैसे भी आते हैं, तुम्हारे असेट्स भी इन्वॉल्व है। नाउ दिस इज अ मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच अर्न्स द रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। अब कैपिटल पे हमको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। जैसे यहाँ पर हम बात करें तो पैसे हमने लगाए मशीनरी खरीदने के लिए, पैसे कहीं से लिए हैं हमने उसको लगाया है कहीं पर, मशीनरी खरीदा है, असेट्स खरीदे, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया है, फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए हमको पैसे लगे, तो ये हमारा क्या होता है, कैपिटल होता है। फिर आते हैं हमारे एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर जैसे कैप्टन ऑफ द शिप होता है, एक शिप का कैप्टन होता है जो उस शिप को चला रहा होता है, शिप को किस डायरेक्शन में मोड़ना है, शिप को कैसे लेकर जाना है, कितने उतार चढ़ाव के साथ उसको सेल करना है समुद्र के अंदर, ये जो कैप्टन होता है उसका काम होता है। सिमिलरली यहाँ पर एंटरप्रेन्योर जो होता है वो इंडस्ट्री का क्या होता है, कैप्टन होता है। ही इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ लेबर हु गेट्स द वर्क डन टू अर्न द रिवॉर्ड ऑफ प्रॉफिट। अब ये जो है ये ऐसा लेबर है जिसने काम किया है, तो काम करने के बदले उसको वेजेस नहीं मिलेगा, वो उसने प्रॉफिट कमाना है। वो जो हमारा एंटरप्रेन्योर है ना, उसको क्या कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, जिसके लिए उसने जो एक्टिविटी परफॉर्म की है, अपने एफर्ट्स जो है वो पुट इन किए हैं, प्रॉफिट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, तो उसको बदले में क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो रिपीट करेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है वेजेस, कैपिटल पे मिलता है इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट, राइट। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देख लिया, फैक्टर प्राइसिंग भी देख लिया कि इनके काम के बदले इनको रिवॉर्ड जो है वो हम क्या देंगे। ओके नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि पहले हमारा प्रोडक्शन था, इकोनॉमिक एक्टिविटी में सबसे पहले प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन के लिए कौन सी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो हमने देख लिया। अब इसका सेकंड पॉइंट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन कर लिया, अब उसको हमको रखना तो है नहीं अपने पास में, आगे भेजना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन इट इज़ डिवीजन ऑफ फैक्टर रिवॉर्ड्स अमॉन्ग डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। जो भी फैक्टर रिवॉर्ड्स मिले हैं हमको उसको सोसाइटी में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्लेम द रिवॉर्ड्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे ही आपने जो भी मैन्युफैक्चर किया प्रोडक्शन में, उसको अब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो आपको उसके बदले में जो पैसा मिलता है वो ये 4 हिस्सों में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में डिवाइड हो जाता है। लैंड के लिए रेंट मिल जाता है आपको, लेबर ने जो काम किया उसके लिए उसको वेजेस मिल जाता है, कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट मिल गया और प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर को मिल जाता है। तो इस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्रोडक्शन के बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके बदले आपको फैक्टर रिवॉर्ड्स मिलते हैं। सॉरी, नेक्स्ट एक्सचेंज, इट इज़ गिव एंड टेक बिटवीन वेरियस यूनिट्स इन द इकोनॉमी। अब ये जो हम बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, ये कोई फ्री नहीं हो सकता, क्योंकि वो अनप्रोडक्टिव हो जाएगा अगर पैसे ही इन्वॉल्व नहीं है तो यहाँ पर एक्सचेंज में क्या होता है, एक्सचेंज रेफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेल एंड परचेज, सेल का मतलब देखोगे आप, परचेज का मतलब देखोगे जहाँ पर पैसे इन्वॉल्व होते हैं। तो कोई भी गुड्स और सर्विसेज आपने खरीदा है तो वहाँ पर आपका मॉनिटरी ट्रांजैक्शन होना ज़रूरी है, उसी को हम बुलाते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है जो भी आपने बेचा या खरीदा वहाँ पर पैसे इन्वॉल्व होने चाहिए। लास्ट आता है कंजम्पशन, इट इज़ मेकिंग यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। अब आपने इसको प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस करके आप इसको घर पे तो नहीं रखने वाले हो, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, बेचोगे बाहर जाकर, राइट। अब जब आपके फाइनल कंज्यूमर के पास, जो इसको कंज्यूम करने वाले हैं, अगर ये मुझ तक पहुँच गया, मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, मैंने इसको कंज्यूम किया है, तो डेफिनेटली मेरी वांट जो है, जो मेरी टीचिंग की वांट है, उसको वो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हो जाता है हमारा कंजम्पशन। तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी 4 इंपॉर्टेंट कौन सी है, सबसे पहली है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। फिर आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है, जितने भी ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको उनका फैक्टर रिवॉर्ड जो है वो मिलता है जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को आगे भेज देते हैं, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर के कंज्यूमर के पास। फिर आता है हमारा एक्सचेंज, ये जो भी हम बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं वहाँ पर मॉनिटरी यानी पैसा इन्वॉल्व होना बहुत ही ज़रूरी है। लास्ट में आता है हमारा कंजम्पशन, जो हमने बनाया है ये ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करना चाहिए, जो भी हमने गुड्स बनाए हैं, जो भी सर्विसेज दे रहे हैं वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो कि हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। सॉरी, अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट, जो आता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो माइक्रो सिंपल था, क्या था, स्टडी करता है, किसकी स्टडी करता है, इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, वेजेस, किसी की पर्सनल इनकम,
तो वो सब जो है हमारे किसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंक्लूड होता है। अब उसका अपोजिट होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करता है, मैक्रो जो है वो ओवरऑल सबकी स्टडी करता है, पूरे देश के अंदर जो चल रहा है उसकी स्टडी मिलाकर करता है, वो हम बोलते हैं मैक्रो। मैक्रो का मतलब ये होता है लार्ज। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स या फिर मैक्रो मीन्स लार्ज और एग्रीगेट, एग्रीगेट और टोटल, तो एग्रीगेट को आप टोटल भी बुला सकते हैं। Now, macroeconomics is there for the study of aggregates covering the entire economy such as total employment. अब macroeconomics में क्या आता है, टोटल एम्प्लॉयमेंट आता है, नेशनल इनकम आता है, नेशनल आउटपुट आ जाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा, सेविंग्स आएगा, कंजम्पशन आएगा, सप्लाई आएगा, डिमांड आएगा, जनरल प्राइस लेवल, ये सब एग्रीगेट होगा, ये सब टोटल होगा। यानी यहाँ इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी नहीं हो रही है, पूरे देश के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एग्रीगेट स्टडी जो है वो कर रहे हैं, वो होता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब केनेथ बोल्डिंग ने डेफिनेशन दिया है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इट डील्स नॉट विद इंडिविजुअल क्वांटिटीज एज सच बट विद द एग्रीगेट्स ऑफ दीज क्वांटिटीज। यानी इंडिविजुअल क्वांटिटी में नहीं पढ़ता है, ये किसकी स्टडी कर रहा है, एग्रीगेट टोटल स्टडी करता है। नॉट विद द इंडिविजुअल इनकम बट द नेशनल इनकम, इंडिविजुअल इनकम माइक्रो का हिस्सा है, नेशनल इनकम मैक्रो का हिस्सा है। नॉट विद इंडिविजुअल प्राइजेस बट विद जनरल प्राइस लेवल, इंडिविजुअल प्राइजेस की स्टडी नहीं करता है, जनरल प्राइस लेवल की, इन्फ्लेशन की स्टडी कर रहा है। नॉट विद इंडिविजुअल आउटपुट बट विद नेशनल आउटपुट, इंडिविजुअल आउटपुट नहीं, नेशनल आउटपुट। तो सिंपल सा डेफिनेशन जो हमको केनेथ बोल्डिंग ने मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए दिया है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट जो है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है हमारा नेशनल इनकम। माइक्रो में क्या था, पर्सनल इनकम था, इंडिविजुअल इनकम के ऊपर हम ध्यान दे रहे थे। नेशनल इनकम क्या होता है, एग्रीगेट इनकम होता है, हमारे देश में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए जिसकी वजह से जो इनकम हुई है हमारे कंट्री की, वो हमारी नेशनल इनकम है। दिस रिवील्स द टोटल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ नेशन। पूरे एक साल के टाइम पीरियड में जो अकाउंटिंग ईयर होता है, उस साल में देश ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, उसकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को मेजर करता है। इट इज़ रेफर्ड टू एज टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री, यानी कि एक देश की पूरे के पूरी इनकम जो होती है, सब कुछ मिलाकर जो इनकम होती है वो होती है नेशनल इनकम। इन इकोनॉमिक सेंस में अगर हम बात करें तो नेशनल इनकम इज द एग्रीगेट मॉनेटरी वैल्यू, यानी कि टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। ये हम बात करते हैं अकाउंटिंग ईयर की। हमारे यहाँ पर अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च को। तो ये हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है, ठीक है। तो एक पूरे साल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, तो वो जो मॉनेटरी वैल्यू हमको टोटल मिलती है, एग्रीगेट मिलती है, बस उसी को हम बुलाते हैं नेशनल इनकम। फिर डेफिनेशन बाय नेशनल इनकम कमिटी जो हमको दिया है, अ नेशनल एस्टिमेट मेजर्स द वॉल्यूम ऑफ कमोडिटीज। नेशनल एस्टिमेट क्या करता है, मेजर करता है क्या, वॉल्यूम यानी क्वांटिटी में कितनी कमोडिटी, कितनी सर्विसेज जो है पूरे साल में प्रोड्यूस की गई है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, काउंटेड विदाउट ड्यूप्लीकेशन। यानी कि ये हमको जो काउंट करना है इसमें ड्यूप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, 2 बार जो डबल एंट्री होती है हमारी, हमने वापस रिपीटेड काउंट नहीं करना है। तो वो हमारे कंट्री की नेशनल इनकम को इस तरीके से क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है विदाउट इंक्लूडिंग ड्यूप्लीकेशन। नाउ नेशनल इनकम समझ में आ गया क्या है, बढ़ते हैं आगे सेविंग्स की तरफ। इट इज दैट पार्ट ऑफ द इनकम विच इज सेट असाइड टू सेटिस्फाई द फ्यूचर नीड्स। सेविंग्स क्या होती है, हमारी जो इनकम है उसमें से हमने एक हिस्सा निकालकर साइड में रख दिया फ्यूचर कंजम्पशन के लिए, फ्यूचर नीड्स के लिए। कभी फ्यूचर में किसी तरीके की इमरजेंसी आ गई तो हमने, हमारी सैलरी समझ लो 35,000 है, तो हमने उसमें से 5,000 अलग से रख लिया, 10,000 15,000 अलग से रख दिया है। हर महीने हम एक सेविंग करते जा रहे हैं कि इतना अमाउंट मुझे सेव करके ही रखना है, तो वो हमारी फ्यूचर नीड्स के लिए सेविंग्स होती है। इन अदर वर्ड, सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंड करंटली। यानी सेविंग वो होती है हमारी इनकम का वो हिस्सा जो हम प्रेजेंटली क्या कर रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं। अभी फिलहाल के लिए हम इसको सेव कर रहे हैं, फ्यूचर में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर आता है इन्वेस्टमेंट। इट रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट्स थ्रू मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, एग्जाम्पल मशीनरी इक्विपमेंट। आपने इन्वेस्ट जो किया है, कैपिटल क्रिएट किया है असेट्स के अंदर, ताकि आप क्या कर सको, सेविंग्स कर सको। और फिर वो जो सेविंग है उसको आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया, आपने उससे कुछ खरीदा, मशीनरी खरीदा, ठीक है, पैसे मैंने लगाए, मशीन खरीदे। अब उस मशीन को खरीद के क्या कर रही हूँ, उससे मैं प्रोडक्शन जो है वो किए जा रही हूँ, प्रोडक्शन किए जा रही हूँ, तो उससे मुझे पैसे जो है वो मिलते जा रहे हैं। तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट है जो मुझे लॉन्ग टर्म तक क्या दे रहा है, रिटर्न्स दे रहा है। नेक्स्ट आता है मेरा ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल्स आर फ्लक्चुएशंस इन बिजनेस। यानी बिजनेस साइकिल जो है वो कभी भी ज़रूरी नहीं है अच्छी ही रहे, बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं।
देर आर अप्स एंड डाउन्स इन द ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, देश की भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमारी चलती है उसमें भी उतार चढ़ाव आते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी उतार चढ़ाव आते हैं। अप्स एंड डाउन्स मीन्स फ्लक्चुएशंस कॉज्ड बाय इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन, यानी इन्फ्लेशन और डिप्रेशन जो अप्स एंड डाउन्स बिजनेस के अंदर, देखो ये लाइन कभी भी ऐसी सीधी नहीं चलनी चाहिए, लाइफ में भी ये लाइन अगर सीधी होती है तो इसका मतलब होता है डेथ हो जाना। तो ये जो लाइन है बिजनेस की, ये हमेशा ऐसे अप एंड डाउन जो है वो क्या होगी, वो चलते रहेगी। तो यही है, होता है हमारा ट्रेड साइकिल। अब एग्जाम में जाके ऐसे डायग्राम मत बनाना, ये अप्स एंड डाउन्स मैंने आपको समझाने के हिसाब से बोला है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन इज अ कंटिन्यूस राइज इन जनरल प्राइस लेवल। सिंपल सी भाषा में कहूँ तो हम लोग कहते हैं ना कि महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ये जो महंगाई जो बढ़ती है बस इसी को हम कहते हैं इन्फ्लेशन। नेक्स्ट आता है डिप्रेशन, कंटिन्यूस फॉल इन ओवरऑल प्राइजेस एंड लोअरिंग डाउन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन जनरल। चीज़ों के दाम जो है वो गिर रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो भी क्या हो गई है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो परफॉर्म हो रही है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, ये सब भी क्या हो गया है, लोअर हो गया है, कम हो गया है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, उसकी वजह से कंटिन्यूस फॉल इन ओवरऑल प्राइजेस, हर चीज़ों के दाम जो है वो गिरते जा रहे हैं, वो हो जाता है डिप्रेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई, दाम जो है वो चीज़ों के बढ़ते जा रहे हैं, हर एक चीज़ के बढ़ रहे हैं, किसी एक स्पेसिफिक कमोडिटी की बात नहीं कर रहे, हर चीज़ों के दाम जो बढ़ते हैं तो उसे हम बुलाते हैं इन्फ्लेशन। डिप्रेशन क्या होता है, चीज़ों के दाम भी घट रहे हैं और उसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी भी क्या हो गई है, हमारी नेशन में स्लो डाउन हो गई है। नेक्स्ट आता है हमारा कंसेप्ट जो कि आता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एक क्वांटिटेटिव डायमेंशन है जो कि क्वांटिटी के हिसाब से बात करती है। इन सिंपल वर्ड्स, इकोनॉमिक ग्रोथ मींस एन इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कंट्री ग्रो कर रही है, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। कैसे मालूम पड़ेगा, जब परफॉर्मेंस अच्छी होती है। अच्छा, हमारा रिपोर्ट कार्ड हम देखते हैं, हमको परफॉर्मेंस अच्छी लगती है तो हमको लगता है चलो 10th में 60% आया था, 12th में जो है अब मेरा टारगेट रखा है मैंने, मुझे 80 चाहिए, 90 चाहिए, जितना भी चाहिए। अगर आप परफॉर्म कर लेते हो, कहीं ना कहीं आपका प्रोग्रेस बताता है, वो हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, राइट। हमारे यूनिट टेस्ट के हिसाब से भी जो रिजल्ट के ऊपर लिखा होता है वो होता है प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो प्रोग्रेस आपको बताती है कि आप कितना परफॉर्म अच्छा कर रहे हो, कितना नहीं कर रहे हो, कहाँ पर आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ बोलता है जो रियल नेशनल इनकम है वो अगर बढ़ते जा रही है, वो अगर बढ़ रही है, रियल नेशनल इनकम बढ़ रही है हमारे देश में, तो वो क्या होता है, वो होता है उससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। अब बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वालिटेटिव मेजर है और ये क्वांटिटेटिव मेजर है, या नंबर्स में बात चलती है। यहाँ पर तरक्की कितनी की है हमने। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इम्प्लाइज इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस प्रोग्रेसिव चेंजेस, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ भी आएगा प्लस कितने प्रोग्रेसिव चेंजेस हम आगे लेकर आए हैं, विच डिटरमाइंस वेल बीइंग ऑफ द पीपल, जिसकी वजह से हमारे देश की तरक्की हो रही है। देश की तरक्की तब होती है जब वहाँ पर रहने वाले लोगों की तरक्की होती है, जैसे कि उनकी हेल्थ की अगर हम बात करें, उनके एजुकेशन सिस्टम की बात करें, इनकम सबकी अच्छी हो रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबका इम्प्रूव हो रहा है। तो जब लोग तरक्की करते हैं, अपने आप देश भी तरक्की करता है, राइट। तो वो होता है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ, नेशनल इनकम में बढ़ोतरी होना, जो रियल नेशनल इनकम है वो बढ़ते जा रही है। तो यानी कि हम अगर ज़्यादा कमाते जा रहे हैं, हमारे पास इनकम अच्छी आते जा रही है, तो हमारी ग्रोथ हो रही है। डेवलपमेंट जो प्रोग्रेसिव चेंजेस उसके साथ इन्वॉल्व होते हैं। तो ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। ओके, अब आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया है यहाँ पर फॉर योर रेफरेंस पर्पस, आप इसको पढ़ सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ हमने क्या पढ़ा था, जो कि इंक्रीज है, किसके अंदर इंक्रीज है, नेशनल इनकम जो है ना, कंट्री की नेशनल इनकम, उसमें क्या हो रहा है, बढ़ावा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या, नेशनल इनकम में, वो होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ प्लस प्रोग्रेसिव चेंजेस जो आप लेकर आते हो वहाँ के लोगों के लिए, जिस कंट्री के हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वहाँ के लोगों के लिए प्रोग्रेसिव चेंजेस आना, जिससे कि वहाँ के लोगों के अंदर सुधार आ रहा हो, बेहतर होती जा रही है उनकी ज़िंदगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रही है, एजुकेशन, हेल्थ जो है वहाँ का इम्प्रूव होते जा रहा है, वो होता है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब ही होता है तरक्की। फिर आता है
इकोनॉमिक ग्रोथ जो कि एक नैरो और क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है। नैरो इसलिए है क्योंकि ये रियल नेशनल इनकम के ऊपर ही फोकस करता है, दूसरे किसी एरिया को नहीं दे रहा है, एक्सपेक्ट को नहीं देख रहा है, ये देख रहा है रियल नेशनल इनकम में बढ़ोतरी हो रही है या नहीं। जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही ब्रॉड और क्वालिटेटिव है, क्योंकि ये इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ और भी बहुत सारे एस्पेक्ट है जिसको कंसिडर करता है, जिसको देखकर हम बोल सकते हैं तरक्की की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बिना भी हो सकती है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के बिना नहीं चल सकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ यूनिडायमेंशनल कॉन्सेप्ट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। यूनिडायमेंशनल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिंगल की बात चल रही है जो कि है रियल नेशनल इनकम। ये मल्टी डायमेंशनल क्यों है? क्योंकि ये इकोनॉमिक ग्रोथ की भी बात करता है, उसके साथ साथ प्रोग्रेसिव चेंजेस की भी बात करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्पॉन्टेनियस एंड रिवर्सिबल, यानी कि चेंजेस आ सकते हैं बार बार किसके अंदर? हमारी रियल नेशनल इनकम के अंदर। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है, क्या हम ये बोलेंगे कि तरक्की कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को घटा देंगे, एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छी कर दिया तो एजुकेशन फैसिलिटीज को घटिया कर दो? नहीं कर सकते। तो इरिवर्सिबल जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे कैलकुलेट की जाती है? नेशनल इनकम प्लस पर कैपिटा इनकम जो है वो उसको काउंट करके हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ देखी जाती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो क्या मेजर करती है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कितनी बड़ी है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ कितनी इंप्रूव हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हिस्सा है। तो ये जो है हमारा वो क्या है? बेसिक डिफरेंशिएशन था किसके बीच में? इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो बच्चों कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्सरसाइज। ओके, अब ध्यान से पढ़ना है। जितने भी डेफिनेशंस को हमने यहाँ पर देखा है, जितने भी डेफिनेशंस को हमने अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशंस दिए हैं, अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने अपने अपने डेफिनेशंस आपको दिए हैं। बस उन्हीं डेफिनेशंस को रेफर करते हुए हमको क्या करना है? हमको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे करेक्ट ऑल्टरनेटिव से। ओके, स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। अभी हमको क्या करना है? जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, हमको उसमें से फाइंड आउट करना है कितने सही है या फिर नहीं है, उसमें से कौन सा है जो इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं दिया है। सबसे पहले इकोनॉमिक्स जो है वो सोशल साइंस है। यस, बिल्कुल सोशल साइंस है, क्योंकि एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, इसका फिजिकल वर्ल्ड में कोई प्रेजेंस नहीं है। तो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, करेक्ट है। अब इकोनॉमिक्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जो कि है ओइकोनोमिया, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन इकोनॉमिक बिहेवियर, यानी ह्यूमन इकोनॉमिक बिहेवियर, इंसान कैसे पैसे अपने स्पेंड करता है, कैसे उसको मैनेज करता है। तो बिल्कुल सही है, ये भी इंक्लूडेड है। इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। अब ये जो वर्ड ओइकोनॉमिया है ना, इसका मतलब ही होता है मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन भी हमारा क्या है? सही है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ABCD, यानी चारों के चारों स्टेटमेंट्स जो इकोनॉमिक्स के बारे में दिए हैं दैट इज ट्रू। ओके, नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू एडम्स स्मिथ। अब एडम स्मिथ ने जो स्टेटमेंट दिए हैं उनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि यहाँ पर रॉन्ग है? एडम स्मिथ के बारे में जो दिया है इसमें सबसे पहला हमको बोलता है एडम स्मिथ जो है वो क्या है? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, जो कि सही है। वेल्थ ऑफ नेशंस इज ऑथर्ड बाय एडम स्मिथ, जो कि बिल्कुल सही है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। ओके, ये भी बिल्कुल सही बोला है। इकोनॉमिक्स स्टडीज कॉमन मैन। अब उनके डेफिनेशन में उन्होंने कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया है कि इकोनॉमिक्स जो है इट स्टडीज कॉमन मैन, तो ये गलत दिया है। तो डी जो है वो हमारा क्या है? यानी ऑप्शन नंबर 1 डी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें से ऑप्शन नंबर 1 है। ओके, नेक्स्ट है की पॉइंट्स इन लियोनेल रॉबिन्स डेफिनेशन। अब लियोनेल रॉबिन्स ने अपने डेफिनेशन में जो बोला है तो उसमें से हमको ये देखना है क्या इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने बोली है। ओके, सबसे पहले उन्होंने बोला है वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन की वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, सही है। मीन्स आर लिमिटेड, ये भी सही है। वॉन्ट्स आर नॉट ग्रेडेबल, इसको बाद में देखते हैं। मीन्स के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है, जो कि बिल्कुल सही है। अब ये जो दिया है वॉन्ट्स आर नॉट ग्रेडेबल, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है बच्चों, क्योंकि वॉन्ट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी।
प्रायोरिटी के बेसिस पर आप अपने बॉन्ड्स को क्या कर सकते हैं, ग्रेड कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो कहीं ना कहीं हमको यहाँ क्या करना होगा, ए बी एंड डी। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट है। हाँ, अगर ऐसा दिया होता बॉन्ड्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, तो स्टेटमेंट आपके चारों के चारों जो है वो ए बी सी डी होता, लेकिन ये जो है नॉट दिया है यहाँ पर। तो एग्जाम में यही पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो आपको ध्यान में रखना है। जहाँ पर नॉट दिया है तो आपको उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, अब आता है नेक्स्ट, स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू वेल्थ। अब वेल्थ से रिलेटेड जो स्टेटमेंट हमको दिए हैं उस पर ध्यान देना है। वेल्थ मीन्स एनीथिंग विच हैज मार्केट वैल्यू एंड कैन बी एक्सचेंज फॉर मनी। वेल्थ का मतलब होता है जिसकी मार्केट वैल्यू है और जिसको पैसों के बदले क्या किया जा सकता है, एक्सचेंज किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही है। इट इज़ एक्सटर्नल टू ह्यूमन बींग। एक्सटर्नल जो है वो भी हमने वेल्थ के बारे में पढ़ा है। वेल्थ हैज़ नो यूटिलिटी। वेल्थ की कोई यूटिलिटी नहीं है, नहीं, इट इज़ अ वांट सेटिस्फाइंग पावर कमोडिटी। तो वेल्थ की यूटिलिटी है। वेल्थ इज स्कैर्स एंड एक्सचेंजेबल। तो ए बी एंड डी जो दिया है वो क्या है, यहाँ पर करेक्ट है। जो सी है वो वेल्थ की यूटिलिटी नहीं है, तो वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट जो वेल्थ से रिलेटेड है वो है ए बी और सी। ए बी और सी करेक्ट स्टेटमेंट्स है, सॉरी ए बी एंड डी करेक्ट स्टेटमेंट्स है। ऑप्शन नंबर 1 ए बी डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ एस्पेक्ट्स कंसिडर्ड इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में कौन से एस्पेक्ट कंसिडर किए जाते हैं? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, विच इज ट्रू, right? Next we have produced goods and services in financial year are included in national income, that is also true. डबल काउंटिंग को अवॉइड किया जाता है। वैल्यू इज कंसिडर्ड एज पर मार्केट प्राइस। सो ए बी सी एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट नेशनल इनकम। Okay, now moving ahead with the next question, that is complete the correlation. अगर नेचुरल साइंस एग्जैक्ट साइंस है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, अगर नेचुरल साइंस एग्जैक्ट साइंस है तो सोशल साइंस क्या है? सोशल साइंस एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, यानी जो एग्जिस्ट नहीं करता है फिजिकल वर्ल्ड में, तो ये क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। अगर साइकोलॉजी सोशल साइंस से रिलेटेड है तो फिजिक्स किससे रिलेटेड है? फिजिक्स जो है वो नेचुरल साइंस से रिलेटेड है। फिजिक्स इज रिलेटेड टू नेचुरल साइंस। अर्थशास्त्र अगर कौटिल्य ने दिया है, यानी चाणक्य ने दिया है, तो वेल्थ ऑफ नेशंस का जो डेफिनेशन है वो हमको किन से मिला है? वो हमें मिला है एडम स्मिथ से। ओके, अगर कंफर्ट जो है वो वॉशिंग मशीन है तो नेसेसिटी में क्या आएगा? नेसेसिटी हम जानते हैं रोटी कपड़ा मकान, फूड क्लोथिंग शेल्टर, तो नेसेसिटी में आपने यहाँ पर फूड लिख दिया। अगर फ्री गुड्स की वैल्यू इन यूज है, यानी कि फ्री गुड्स जो है वाटर फ्री गुड अवेलेबल है हमारे पास, तो इनकी यूज़ की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, लेकिन बदले में जो हम पैसे पे करते हैं उसके वो बहुत ही कम है, लेकिन उसकी यूज़ ज़्यादा है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक गुड्स की, तो इकोनॉमिक गुड्स जो है वो वैल्यू इन एक्सचेंज में ज़्यादा है। क्या है? वैल्यू इन एक्सचेंज में इकोनॉमिक गुड्स जो है वो ज़्यादा है। ओके, नाउ अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट्स फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जिसके बेसिस पर हमको कंसेप्ट को आइडेंटिफाई करना है। माय फादर परचेज्ड अ 2-व्हीलर व्हीकल, दिस हेल्प्स टू फुलफिल माय ट्रैवल नीड्स। यानी मेरे पास जो है ट्रैवलिंग मुझे कहीं पर करना है, तो मेरे फादर ने उसके लिए मुझे क्या खरीद दिया? 2-व्हीलर जो है वो, यानी स्कूटी हो गई, बाइक हो गई, जो भी है फादर ने आपको परचेज करके दे दिया है, तो आप कॉलेज डेली आराम से आ जा सकते हो। तो ये आपके लिए क्या हो जाता है? ये आपके लिए होता है कंफर्ट गुड्स। ये आपकी कोई नेसेसिटी नहीं पूरी कर रहा है, ये है आपके कंफर्ट वांट है आपकी, कंफर्ट वांट है। वांट के हमने अलग अलग टाइप देखे ना, तो ये आपकी कंफर्ट वाली वांट को फुलफिल करता है। स्टडी ऑफ द एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली ऑफ रमेश। रमेश की यहाँ पर बात चल रही है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? सिर्फ और सिर्फ रमेश की फैमिली की एनुअल इनकम देखी जा रही है, तो ये आता है हमारा पर्सनल इनकम। Now, as per the data for financial year 2018-19, the country's production of goods and services increased by 20%. Country's production of goods and services has been increased by 20%. तो ये हो जाता है हमारा कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक ग्रोथ का। किसका हो जाता है? इकोनॉमिक ग्रोथ का। क्यों? क्योंकि
इकोनॉमिक ग्रोथ याद करो क्वांटिटेटिव डायमेंशन है, वो क्या मेजर करता है, रियल नेशनल इनकम, किसकी, कंट्री की। तो कंट्री की रियल नेशनल इनकम कैसे पता चली है, कंट्रीज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेशनल इनकम का डेफिनेशन क्या बोलता है, एग्रीगेट्स ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पर उसके अंदर क्या आया है, इंक्रीज आया है 20% का, यानी पिछले साल से कंपेयर किया तो 20% का ग्रोथ मिला। ग्रोथ मिला तो क्या होता है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। नेक्स्ट, करुणा's mother saves ₹1000 every month out of her salary। तो अपने सैलरी में से वो 1000 सेव करती है, तो उसे हम कहते हैं सेविंग्स, जो अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। ओके, राम्स फादर यूटिलाइज्ड हिज प्रोविडेंट फंड अमाउंट टू सेट अप ग्रोसरी स्टोर। राम के फादर ने क्या किया, अपने जो प्रोविडेंट फंड का अमाउंट है उसको लेकर अपने पीएफ अमाउंट को विड्रॉ किया और उससे एक ग्रोसरी स्टोर जो है वो ओपन कर दी। तो ये इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने किया है अपने लिए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। तो इसको हम बुलाते हैं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज है वो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, और लिखने के साथ साथ आप उसको एक्सप्लेन भी करेंगे, राइट। ओके, देन वी हैव एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ वेल्थ, जो हमने ऑलरेडी अपना लेक्चर 1 में देख लिया है। देन वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स, वो भी हमने अपने वॉन्ट्स जो है पार्ट 1 में पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे स्टेट विद रीजंस वेदर यू अग्री और डिसअग्री विद दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है, ऑल वॉन्ट्स कैन बी सेटिस्फाइड एट अ टाइम। अब ऐसे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कैसे करेंगे, ऑल वॉन्ट्स कैन बी सेटिस्फाइड एट अ टाइम। सबसे पहले आपको बताना है कि आप अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं। जितनी भी आपकी वॉन्ट है सबको सेटिस्फाई किया जा सकता है एक ही वक्त पर। अगर आप अग्री करते हैं, किसी भी स्टेटमेंट से अग्री करते हैं, तो आप लिखेंगे येस आई अग्री विद द स्टेटमेंट। अगर आप अग्री नहीं करते हैं तो आप इस तरीके से लिखेंगे नो आई डिसअग्री विद द स्टेटमेंट, डिसअग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। ये आपने लिख दिया। अब उसके बाद आप क्या लिखना शुरू करेंगे, अपने एक्सप्लेनेशन, आप रीजन देंगे कि आप डिसअग्री क्यों करते हैं। तो आप यहाँ पर बताएंगे सारी के सारी वॉन्ट्स एक टाइम पर सेटिस्फाई नहीं हो सकती है, क्योंकि ह्यूमन वॉन्ट्स अनलिमिटेड है। जैसे आपकी एक वॉन्ट सेटिस्फाई होती है, आपकी दूसरी वॉन्ट राइज हो जाती है। तो क्योंकि आपकी वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, वो कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकती है, इसीलिए जो स्टेटमेंट दिया है वो गलत है। नेक्स्ट, ह्यूमन वॉन्ट्स चेंज एज पर द सीजन्स एंड प्रेफरेंसेस। यस, ह्यूमन वॉन्ट्स जो है वो चेंज होती है सीजन और प्रेफरेंस के हिसाब से। तो आप लिखेंगे येस आई अग्री विथ द गिवन स्टेटमेंट। याद रखना बच्चों, इसके लिए आपको मार्क्स मिलता है अगर आप इतना पूरा लिखेंगे तो, ठीक है। ये पूरा लिखना है, इसके लिए भी आपको मार्क्स मिलता है। फिर आप उसका रीज़न देंगे कि ह्यूमन, आप क्यों अग्री करते हैं, ह्यूमन वॉन्ट्स एज पर सीजन और प्रेफरेंस के हिसाब से क्यों चेंज होते रहती है। फिर आपको उसका रीज़न मेंशन करना है। वैल्यू इन यूज़ एंड वैल्यू इन एक्सचेंज आर द सेम, नो, वी हैव टू डिसअग्री। वैल्यू इन यूज़ और वैल्यू इन एक्सचेंज जो है ये मैंने आपको 2 से 3 बार पढ़ा लिया है। तो आप बताएंगे कि आप यहाँ पर डिसअग्री क्यों करते हैं। वैल्यू इन यूज़ का मतलब क्या है, वैल्यू इन एक्सचेंज का मतलब क्या है, उसके साथ साथ आप यहाँ पर एग्जाम्पल देंगे कौन से ऐसे गुड्स है जो वैल्यू इन यूज़ के लिए आते हैं। वैल्यू इन यूज़ में फ्री गुड्स आते हैं, वैल्यू इन एक्सचेंज में इकोनॉमिक गुड्स आते हैं। इकोनॉमिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जहाँ पर आप पैसे पे करते हैं, उसकी यूसेज इतनी नहीं है लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो हाई है। और वैल्यू इन यूज़ में क्या होता है, उसकी यूसेज बहुत हाई है लेकिन उसका जो अमाउंट पे करते हैं वो बहुत ही कम है। इन एक्सचेंज जो आप पैसे देते हो वो बहुत ही कम है। सो विद दिस बच्चों वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर 1 अलॉन्ग विथ ऑल द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। आई होप आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए हैं और उसी के साथ साथ हमने अपने सारे के सारे एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो उसको भी सॉल्व कर लिए। अब मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर मैं स्टार्ट करूँगी आपका चैप्टर नंबर 2 जो कि है मनी। हम सब जानते हैं मनी क्या होता है, लेकिन इसके कई सारे फंडे हैं, हमको इकोनॉमिक्स के टर्म्स में समझ में आना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसको समझने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। Thank you very much for giving your time for the lecture. Thank you very much.